साथियों नमस्कार। मैं अंचल अग्रवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं। अपने इस ऑडियो में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं जनजाति जीवन पर। हम जिस देश में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वहां अलग अलग तरह के और विविध तरह के लोग निवास करते हैं, जिसमें से एक जनजाति समुदाय भी है। यह वह समुदाय है जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, पर्यावरणिक रूप से हम सबसे बहुत अलग तरीके से निवास करता है। आर्थिक रूप से ये लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन जब आपको मैं पूरा जनजाति की स्टोरी के ऊपर ले जाऊंगा भी, तब आपको महसूस होगा कि ये आर्थिक रूप से वाकई में पिछड़े हुए हैं या इन्हें यही नहीं पता कि आर्थिक रूप होता क्या है। अभी आप इसको धीरे धीरे समझ पाएंगे, क्योंकि यह मेरी पूरी एक यात्रा है और उस यात्रा को मैं वर्णन करने जा रहा हूं। दोस्तों, अपने इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो हम लोगों की अधिकतर गलतफहमी होती है। वो यह है कि हम यह मान के चलते हैं कि जनजाति जीवन की संस्कृति हमसे पिछड़ी हुई है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ना मानते हो, पर अधिकतर लोग ये मान के चलते हैं कि जो जनजाति समुदाय है उनकी संस्कृति हम लोगों से पिछड़ी हुई है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि संस्कृति कभी भी पिछड़ी हुई नहीं हो सकती। संस्कृति आर्थिक नहीं है कि वह पिछड़ जाएंगे। संस्कृति तो एक रूप है और रूप हर एक किस्म में अलग होता है। जैसे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग पूर्णतः आधुनिक हैं, तो निश्चित तौर पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पूर्णतः आधुनिक हो। या मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग पूर्णतः रूढ़िवादी हैं, तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। उसका एक कारण मैं सिंपल देता हूं। हमारे रूढ़ियों में या हमारी परंपरागत सोच में टेक्नोलॉजी का महत्व नहीं था, और यदि आप मुझे सुन रहे हैं, अर्थात आप किसी न किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुन रहे हैं, तो अब मैं अपनी इस यात्रा पर आता हूँ, ट्रैवल पूरी जर्नी पर। आपको इसमें विविध तरह की चीज़ें मिलेंगी, जानने को मिलेगा और एक रूप मिलेगा अलग, क्योंकि अब तक हम किताबों के माध्यम से ही इन्हें पढ़ते हुए आए हैं, और हल्का फुल्का अगर कहीं आपने डिस्कशन सुना हो तो चलिए अब हम इस लाइफ में एंटर करते हैं। इस लाइफ में जिस जंगल में मेरी यात्रा थी, उस जंगल में जो जनजाति निवास करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं उसको सिर्फ प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। प्रतीक इस मायने में कि जो जनजाति है वह अन्य जनजातियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। अर्थात देश में जितनी भी जनजाति हैं वह एक ही तरह के समान प्लेटफॉर्म पर हैं। हो सकता है कुछ एक अच्छी थोड़ी सी विकसित हो गई हो और कुछ एक और भी ज़्यादा अल्प विकसित हो उस गांव की तुलना में या उस जंगल की तुलना में। चलिए अब इस यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जहां मैं जंगल में गया, तो जंगल में मैंने कई तरह के वनस्पतियों को देखा, और वनस्पतियों को देखने के बाद मैंने पेड़ों पर कुछ निशान देखे। निशान किस तरह के थे? निशान में था कि कुछ चेहरे बना दिए गए हैं, लाल कलर के टीके हो रहे हैं, धागे बंध गए हैं। तो यह उससे अनुमान किया जा रहा था, या अनुमान में ले पा रहा था कि यहाँ पर जो पूजा है वह इस तरीके की हो रही होगी। अर्थात यह लोग अभी भी इस तरह की पूजाओं में लिप्त होते हैं। अर्थात पेड़ों के आसपास वहाँ पर जगह को खाली कर दिया गया था, अर्थात आसपास बहुत ज़्यादा वनस्पति नहीं थी, तो मुझे ये उम्मीद थी कि यहाँ लोग बैठकर भी पूजा करते होंगे। उसके पश्चात मुझे एक नदी मिली, और उस नदी की कंडीशन अब आप समझिए। उसी नदी में उन जंगलवासियों के, ग्रामवासियों के जो जानवर होते हैं वे नहाते हैं। उनके पास जो मवेशी होते हैं, बकरी, सूअर आदि। उसके पश्चात वे लोग खुद उस नदी में नहाते हैं। यहाँ तक तो ठीक, वे लोग पानी भी उसी नदी में से पी रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि जो समुदाय ऐसा पानी पी रहा है
जहाँ पर उनके जानवर नहा रहे हैं, वे लोग खुद नहा रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य कैसा होगा। अब आप अनुमान करके देखिए कि उनका जो हेल्थ थी, उनकी जो शरीर था, मैं एक ग्रामवासी का शरीर थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा वहाँ के। वो शरीर था बिल्कुल सूखा, जहाँ हड्डियाँ साफ नज़र आ रही थीं, फेफड़ों का ढांचा नज़र आ रहा था, और उनका जो पूरा का पूरा बदन था वह काला था। अर्थात आप उसको काला ना कहकर मैं उसको जो बहुत ज़्यादा डार्क और मीडियम डार्क, इसकी जो बीच की स्थिति आप लगभग कह सकते हैं मीडियम डार्क वाली, वो कंडीशन थी। इसके अलावा उन्होंने अपने तन पर बहुत ही थोड़े वस्त्र धारण किए हुए थे, बहुत ही थोड़े, केवल पुरुषों के नहीं स्त्रियों के भी, क्योंकि वहाँ पर क्या कहते हैं, वस्त्र इसलिए धारण नहीं करते वे लोग क्योंकि गर्मी तो होती ही है, साथ ही उनके पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि वह ठंडक महसूस कर रहे हों। क्योंकि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वे एसी में बैठते हैं, उन्हें एसी का शायद ही उनमें से किसी ने एसी देखा ही हो। तो अब ऐसा पानी उन्होंने पीते थे वे लोग, तो उनका स्वास्थ्य निश्चित तौर पर खराब रहता था। उन्हीं के बीच में एक संस्कृति जो मैंने देखी वो यह थी कि उन्हीं के उन लोगों में एकता थी। एकता किस रूप में, वे लोग जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ कर रहे हैं। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं कि यार जीडीपी क्या चल रहा है, शेयर मार्केट का क्या हाल है, उन्हें इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं। अर्थात वे लोग पढ़े लिखे तो जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं है, और साथ ही वे ये जानते हैं कि जिंदगी कैसे जी रहे हैं। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां लोगों के पास एक बार अपने घर वालों के लिए समय नहीं होता, वे लोग अपने पूरे गांव सहित शाम को बात करते हैं, अपनी बातों को बांटते हैं। ये उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। वहाँ पर एक क्या कहते हैं, जो परंपरागत रूप से वे लोग डांस करते हैं, उस डांस में आपको जानकर आश्चर्य होगा 50-60 साल की महिलाएं भी वहाँ नाच रही थी। 50-60 साल की महिलाएं, आप अनुमान कर सकते हैं वे लोग इतना उत्साह के साथ नाच रहे थे जैसे कि शायद कोई सुध ही भूल गए हों। इसके अलावा वहाँ जो मैंने एक चीज़ देखी वो यह थी कि जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, अनुमान है कि 5 साल के 6 साल के बच्चे, वे लोग काम कर रहे थे। काम में ऐसा नहीं है क्योंकि इनके पास कोई ऐसा कारखानों वाला काम तो होता नहीं है, घर में ही जैसे जो भी अनाज आया उसको पीसना, उसको चलनी से हिलाना, और साथ ही मटकों को थोड़ा थोड़ा उठाकर ले जाना, तो ये प्रैक्टिस में उनके आ गया था। तो वे इस कार्य को कर रहे थे। अब हम आते हैं कि वे लोग क्या खा रहे थे, और मुझे यह जानकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। हम लोग सोचते हैं कि यार जानवरों को नहीं इतना ज़्यादा काटना चाहिए, मारना चाहिए, पर अगर वे लोग उन्हें नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या। जैसे उनके यहाँ एक संस्कृति थी जहाँ वे जंगली सूअर को लाते थे, और जंगली सूअर को लाकर उसको बाकायदा सभी के सामने काटा जाता था, और उस सूअर को काटने से पहले थोड़ी सी अग्नि पूजा करते थे। अग्नि पूजा करने के पश्चात 4 लोग मिलकर उसको सूअर को पकड़ते थे, और एक जना उसका गला पकड़ता था, और तत्पश्चात उसे काट दिया जाता था और उसको समय वितरित कर दिया जाता था। वहाँ फिर डांस होता था, सामूहिक डांस, जहाँ कुछ युवक और युवती आपस में हाथ डालकर, कमर पर हाथ रखकर एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। मैं वेस्टर्न डांस की बात नहीं कर रहा, मतलब एक पूरा ग्रुप में डांस था, लगभग 6 से 7 लोग एक ग्रुप में बने हुए हैं, तो 2-3 ग्रुप मिलकर डांस कर रहे थे। तो ये उनकी एक कल्चरल रूप था। अब मैं आता हूँ उनके इकोनॉमिक कंडीशन पर। उनकी इकोनॉमी का स्रोत जंगल था, वहाँ से वे लकड़ियाँ काट रहे थे,
और हाथ के सज्जो सामान बना रहे थे। अब उस साज सामान बनाने का उद्देश्य क्या था कि उनका जो मार्केट था वे लोग जाते थे। उनका मार्केट का अर्थ है कि थोड़ा बड़ा मार्केट, लगभग उनके गांव से 12 किलोमीटर दूरी पर। तो वे लोग वहां जाते थे और वहां जाकर जमीन पर एक चद्दर बिछा लिया और वहां जाकर बैठ गए। बैठने के पश्चात जो उनकी अलग अलग तरह की लकड़ियां होती हैं, उनके पीसेस या जो उन्होंने साजो सामान बनाए, पंखे आदि, उनके पीसेस वहां रख लिए और लोग आकर उनको बहुत सस्ते दामों में ले जाते थे। उन्हें नहीं जानकारी कि प्राइस क्या होते हैं ज़्यादा, और वे उन पैसों को घर नहीं लाते थे। उन्हीं पैसों से थोड़ा और अलग तरह का अनाज ले लिया, कपड़ा ले लिया थोड़ा सा, या एक आध छोटा बर्तन ले लिया, ताकि वे अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकें और फिर अपने गांव में वापस आ जाते थे। जो मार्केट में दलाल वगैरह होते थे वे उनसे बहुत सस्ते दामों में सामान खरीदते थे। निश्चित तौर पर उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, और जो वे लोग अपने आसपास के लोगों को देखते हैं वे भी गरीब। अब आप मुझे बताइए कि आप यदि सभी गरीब लोगों को अपने आसपास देखेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई अमीर होता है? तो क्या उन्हें इकोनॉमिक कंडीशन की इतनी ज़्यादा जानकारी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। वे लोग इकोनॉमिकली इतने अच्छे नहीं थे। तो ये हमारे संदर्भ में है, ना कि उनके संदर्भ में, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ 2 जून की रोटी खाने से मतलब है और साथ ही अपने आसपास के लोगों से बात करने से। उनका जीवन इसी रूप में, इसी समाज में, इसी तरह से ढला हुआ है। वहाँ एक की शादी भी थी। अब जो शादी होती है वे भी बहुत अलग तरीके से होती है। शादी होने का वहाँ था कि जो लड़का था उसको भी एक जो टोकरी होती है, बड़ी टोकरी जो फल वगैरह के लिए रखी जाती है, उस वैसी टोकरी में लगभग उसको चपटा करके उसमें बिठाया जाता था और दो तीन आदमी क्या कहते हैं उस टोकरी को उठाते थे और लगभग गांव का आधा 1 किलोमीटर उसको घुमाते थे। और उसके शाम का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रात नहीं है, क्योंकि बिजली की सुविधा नहीं थी। बिल्कुल मतलब जो 4-5 बजे के लगभग का समय होता है, उस समय पर वो उस लड़के की शादी को अरेंज किया गया। पास के ही दूसरी जनजातीय क्षेत्र से लड़की आई थी। अब हम देखते हैं कि इनकी कंडीशन जो बच्चों की होती है, छोटे बच्चों की और महिलाओं की, वो क्या थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, छोटे बच्चे जो छोटा मोटा काम था वो लोग कर रहे थे। सबसे बड़ी बात थी, वे बच्चे बहुत ज़्यादा घूर के उस काम को देखते थे। जैसे कोई 2-3 साल का बच्चा है, माँ की गोद में है, और गोद का मतलब यहाँ जो है कि मतलब माँ के गले से लगा हुआ है, और वह जो छोटा मोटा जो लोग काम कर रहे थे उनको बहुत ही गौर से देख रहे थे। मैं बच्चों के मनोविज्ञान से ये अनुमान लगा पा रहा था कि ये लोग समझ रहे थे कि थोड़े ही टाइम बाद हमें यह कार्य करना है। तो और जाहिर सी बात है, उन्हें धीरे धीरे यह काम सिखाया जाता था। सिखाने का रूप है कि यदि वे मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को लकड़ी काटते हुए देखें, तो जाहिर सी बात है आप समझ जाएंगे औजार को कैसे पकड़ना है लकड़ी काटने में, क्योंकि देखने से व्यक्ति जल्दी सीखता है। और यही चीज़ वहाँ होती थी। महिलाओं के जो कपड़े होते थे, अगर वह अधिकतर सभी महिलाएं वहाँ एक जो कपड़ा है उसको आप साड़ी का नाम दे सकते हैं, लेकिन साड़ी रूप में वो नहीं थी। केवल जो एक धोती टाइप का कपड़ा होता है उसे ही अपने शरीर पर लपेट लेती थी, और उनका जो पूरा शरीर होता है वह लगभग अर्धनग्न से अधिक होता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि वस्त्र की कमी एक तरीके से आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही पुरुषों में तो जो इनकी यह सामाजिक और कल्चरल कंडीशन थी, उसको देख के ऐसा महसूस हो रहा था कि इन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि शहरी महिलाएं क्या पहनती हैं। इसके अलावा उनके यदि गहनों की बात करूं तो गहनों में वो लंबी माला लटकी थी, और माला में लोहे के छोटे छोटे छल्ले थे, साथ ही एक आध छल्ला पीतल का भी था। तो जो ये छल्ले थे वह उन्हें वे बड़े ध्यान से और बड़े मुस्कुरा के भी देखती थी, और मुझे लगता है कि वहाँ पर सोना भी क्या कहते हैं
अपने आप को कोसता होगा कि यार मैं क्यों नहीं जा पा रहा इन लोगों के बीच में। डेफिनेटली, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो आजकल आर्टिफिशियल का ज़माना आ चुका है और सोना हमेशा रिस्क का भी साधन बन गया है। गहनों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सोना जाने को तरसता भी होगा, क्योंकि वे लोग तो इन गहनों को भी इतने प्यार से और सम्मान से पहनते थे, धारण करते थे, जो शायद ही शहरों में कहीं होता हो। तो ये मैंने एक अलग व्यू से आपको ट्रैवल के बारे में बताया। उनकी लैंग्वेज मुझे ज़रा भी समझ नहीं आई। उसका रीज़न था कि वे हमारी हिंदी भाषी से तो बिल्कुल अलग थी। आप कह सकते हैं कि जो आसपास के जितने भी रीजन हैं उन सब से बिल्कुल अलग लैंग्वेज थी। साथ ही बहुत ही ज़्यादा तीव्रता के साथ वह लैंग्वेज थी, तो इस कारण भी वह मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन उनकी एक्टिविटी के साथ में जो वे लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे वो समझी जा सकती थी। अब मैं उनके खाने पर आता हूँ। वे लोग खाना कैसे खाते थे या क्या खाते थे। उनके पास साबुन नहीं है, ज़्यादा पानी नहीं है। पानी भरने के लिए महिलाओं को काफ़ी दूर जाना होता था और वह उसी नदी से पानी लाते थे जिस नदी में उन्हें नहाना है, जी या जिस नदी के जल से उन्हें नहाना है। तो वहाँ से वे महिलाएं मटका में भर के आदि साधनों से पानी को लाती थी। ओके, तो ज़्यादा पानी मात्रा में नहीं आएगा तो हम, और उनका काम हमेशा लकड़ी में, जंगल में, या हाथ का काम है, हाथ में मिट्टी का काम है, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है, तो हाथ पूरे गंदे हो जाते थे। ज़्यादा पानी वे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसीलिए जो वे खाते थे उन्हें, आप कह सकते हैं उन्हें आदत पड़ गई होगी। जो उनके हाथ डर्ट रहते थे, गंदे रहते थे, वे उसी में ही खाना खाते थे। और मैं उन्हें गंदा हाथ बोलूं तो ये अपमान भी हो सकता है, क्योंकि यह उनकी एक परंपरा बन चुकी थी कि अपना काम करते थे, काम करने के 5 मिनट रिलैक्स लिया, बैठ गए, और बैठने के बाद जो महिला थी या खुद पुरुष वहाँ पर खाना रखता था अपना और उसको हाथ से खाता था। वहाँ जो बर्तन है वह स्टील वगैरह के ना होकर बहुत ज़्यादा साधारण तरीके से लकड़ी वगैरह के भी बर्तन वे लोग इस्तेमाल करते थे। तो इस तरीके के उनका पूरा एक ढांचा रेडी था इनका। अब मैं यदि बूढ़े लोगों की कंडीशन पर आऊँ तो वहाँ मुझे बहुत ही कम बूढ़े लोग मिले, या मैं कहूँ कि एक भी जवान नहीं मिला, क्योंकि वे लोग मुश्किल से 30 साल के होते होंगे और उनकी जो उम्र है वह शरीर से 50 साल की लगने लगती थी। और वहाँ अधिकतम आयु के जो व्यक्ति, मेरा अनुमान है, वो थे 60 साल के, 60 से 65 साल के व्यक्ति, जो संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो मैं ये अनुमान लेके चल सकता हूँ कि या तो उनके कल्चर में इस तरीके का हो कि व्यक्ति ज़्यादा उम्र का जी ही नहीं पाता होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि जंगल के जानवर आदि उन्हें मार देते होंगे। अब वे लोग अपने आर्थिक संसाधनों के लिए पूरी तरीके से लकड़ी पर निर्भर थे, तो उन्हें पेड़ काटने हैं। अब पेड़ जब काटते थे वे, तो थोड़ी बहुत तो खेती भी कर लेते थे और इससे उनको खाना मिल जाता था। लेकिन जब वहाँ की जमीन अनुपजाऊ हो जाती थी तो वे लोग अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे, जिन्हें हम झूम खेती बोलते हैं। पहले ये दर थी लगभग 8 से 10 साल की, और अब हो गई थी ये दर 2 से 3 वर्ष की, अर्थात 2 से 3 वर्ष बाद वे अपना स्थान चेंज कर जाते थे। उसका रीज़न ये था कि जनसंख्या बढ़ी तो जब वे दूसरे स्थान पर जाते थे तो दोनों संस्कृतियों में टकराव उत्पन्न हो जाता था। तो इस तरीके से भी ये कार्य होने लगा। यदि उनके मैं घरों की बात करूं तो एक झोपड़ियों से निर्मित वह मकान बना लेते थे, जो थोड़ा सा एक खिड़की नुमा में खुले रहते थे, ताकि हल्की रोशनी और हल्की रोशनी आती रहे और बाहर से अच्छी हवा भी मिलती रहे। वे लोग हमेशा प्रकृति के बीच में रहकर प्रकृति की सेवा में एक तरीके से लिप्त थे और अपने जीवन को सहज रूप में जी रहे थे। अब कुछ प्रश्न उठते हैं, वो यह है कि क्या उन लोगों के पास हम एजुकेशन पहुंचा सकते हैं? अब आप खुद सोचिए कि उनके पास साधन यही है
छोटे बच्चे भी हों तो उन्हें काम पर लगना है, क्योंकि अगर वे काम पर नहीं लगेंगे तो जो रोटी नसीब हो रही है वो नहीं हो पाएगी। उसका रीज़न जो मैंने आपको बताया कि जब वे मार्केट में जाते हैं तो ऐसे दलाल होते हैं जो उनसे बहुत ही सस्ते दामों में सामान खरीदते हैं और खरीदने के बाद तुरंत उसका अनाज लेते हैं, अनाज को ही वे बना देते हैं अपने 1 या 2 दिन का उनका अनाज चल जाता है। ये होता है। तो क्या अब वहां पर हम एजुकेशन पहुंचा सकते हैं? सोच कर देखिए, क्या महिलाओं की स्थिति को हम बेहतर कर सकते हैं? क्या उन्हें हम मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं? क्या उनके कल्चर को हम आज के कल्चर के साथ मिक्स कर सकते हैं? मिक्स करने के लिए दोस्तों जरूरत है भाषा की। यदि आप उनमें शिक्षा पहुंचाओगे तो उनकी मातृभाषा में, और उनमें बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति पढ़ा हुआ नहीं है, उनकी लैंग्वेज को समझने वाला कोई और है नहीं, तो आप कैसे उस शिक्षा को वहां तक पहुंचाओगे? दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी। तो आप उन तक किस भाषा के माध्यम से शिक्षा पहुंचाएंगे? किस भाषा के माध्यम से सरकार की पॉलिसी को पहुंचाएंगे? कैसे वे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, कैसे इन योजनाओं का फायदा उठा पाएंगे और कैसे मेक इन इंडिया से प्रोग्राम में अभी खुद को ज्वाइन कर पाएंगे? तो कुछ रास्तों की भी आवश्यकता है और मैं वो रास्ते आपको संभवतः इस ऑडियो में तो नहीं बताने वाला। अगर आप मुझे अपने सुझाव देना चाहें वो दे सकते हैं, ताकि मैं आपके सुझावों को भी ज्वाइन करते हुए किसी अन्य ऑडियो में जब मैं ट्रैवल के ऊपर और बात करूंगा तब मैं आपको सुझावों की तरफ भी ले जाऊंगा। तो अब आप खुद को एक उस गांव में एक हिस्सा मानकर देखिए कि आप उस गांव का एक हिस्सा हैं, वहां के आप प्रकृति में झूम रहे हैं और बारिश हो रही है। अब आपके पास छुपने का क्या साधन है? डेफिनेटली आपके जो घर हैं वे इतने मजबूत नहीं हैं, क्योंकि झोपड़ में बने हुए हैं तो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते और जब बारिश तेज हो जाती है वे टूट भी जाते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि अब आपके पास कहीं छुपने का साधन है? नहीं है। आप किसी न किसी पेड़ के नीचे लेट जाएंगे यदि आपको बस कम गीला होना हो तो। अब जब वे गीला हो गए और उसके बाद जो जंगल होते हैं, आप जानते ही हैं जंगल में कीटाणु पनपते ही हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं जो बरसात में और ज़्यादा ही निकल आते हैं। तब उनके स्वास्थ्य पर कितना ज़्यादा और कितना गहरा प्रभाव पड़ता होगा। अब इसके बाद अब आप सोचना शुरू कीजिए कि जो हम लोग जमीन की बात करते हैं कि जमीन लेनी है, उनके पास अकेला वही साधन है। यदि हम उनको 1 लाख रुपए जमीन का मान लीजिए दे भी दें तो वे उस पैसे को रखेंगे कहाँ? अब उनके पास ऑप्शन क्या है कि या तो वे उस पैसे को तुरंत खर्च कर दें, तो तुरंत खर्च भी कहाँ करें? स्थायी निवास नहीं मिल सकता उन्हें, क्योंकि उनका जो व्यवसाय है खेती पर निर्भर कर रहा है, जंगलों पर निर्भर कर रहा है। दे आर नॉट ए स्किल, वे किसी वोकेशनल ट्रेनिंग को नहीं लिए हुए हैं। तो अब आप उन तक यह चीज़ कैसे पहुंचाएंगे? तो यह सब जो समस्याएं हैं वह हमें एसी रूम में बैठकर नहीं दिख सकती। हम अपनी योजनाओं को लागू कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि यार एजुकेशन तो किसी न किसी माध्यम से पहुंचाई जानी चाहिए, उनमें से किसी व्यक्ति से बात करनी चाहिए। तो बात करने के लिए आप कैसे बात करेंगे? या तो आपके पास एक मीडिएटर हो जो उनकी लैंग्वेज को हल्का फुल्का भी समझकर उन पर ट्रांसफर करे। तो क्या आपको लगता है कि वे लोग इस तरह की चीज़ों को सुनेंगे? मैं नर्वसनेस की भाषा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रश्न को रेज कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का जो पूरा एनवायरनमेंट है, चाहे कल्चरल एनवायरनमेंट हो, चाहे सोशल, चाहे जियोग्राफिकल, वे पूरा का पूरा एक तरीके से एक क्षेत्र में, बहुत छोटे क्षेत्र में सीमित है और उनका कहीं भी किसी और दूसरे व्यक्तियों से कनेक्शन है ही नहीं। पानी की सुविधा वहाँ है नहीं, बिजली की सुविधा वहाँ है नहीं, आप मेडिकल फैसिलिटी वहाँ है नहीं। तो क्या उम्मीद है कि एजुकेशन है नहीं, तो क्या उम्मीद है कि वो किस तरीके से हम लोगों के साथ जुड़ेंगे? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ पाए हैं। यह देश का दुर्भाग्य भी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में उनका भी हक है कि वे चीज़ों को समझें, विज्ञान को समझें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, गरिमा युक्त जीवन जिएं, आर्टिकल 21। लेकिन
वे लोग इस चीज़ सबसे बहुत दूर हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक ये जो ट्रैवल का पूरा चक्कर है, पूरी यात्रा आपके कई तरह के प्रश्नों का आंसर दे रही होगी। क्योंकि जब आपको कोई प्रश्न यदि ट्रैवल पर लिखने को मिलता है या निबंध लिखने को मिलता है, तो निश्चित तौर पर आप इसमें से कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप उसमें शामिल कर पाएंगे, भले ही अपनी ही भाषा में। तो मैं अब जो यात्रा है उसको यहीं समाप्त करता हूँ। आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया मुझे मेल के जरिए अवश्य बताएं। मेरा ईमेल एड्रेस है anchaljalesar@gmail.com, anchaljalesar@gmail.com। और आप मुझे अपने सुझाव, प्रतिक्रिया मोबाइल के थ्रू भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं। मेरा नंबर है 9758303742। और आपको यह ऑडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।